नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। यूपी पुलिस ने स्मार्टनेस बढ़ाई है। पुलिस मंथन 25 में लॉन्च हुआ है यक्ष ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप का उद्घाटन किया। एआई और बिग डेटा एनालिसिस से यह ऐप तैयार किया गया है। क्राइम, क्रिमिनल और संवेदनशील इलाकों का पूरा डेटा इसमें रहेगा। बीट कर्मियों के रोजाना के कार्य से आसान हो जाएंगे। तो यक्ष ऐप से और बेहतर पुलिसिंग हो पाएगी, ये इसका उद्देश्य है। तो स्मार्टनेस यूपी पुलिस ने बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने इस ऐप का उद्घाटन किया है। पुलिस मंथन 25 में ये यक्ष ऐप लॉन्च हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। एआई और बिग डेटा एनालिसिस से ये ऐप तैयार हुआ है। तो यूपी पुलिस ने स्मार्टनेस बढ़ाई है। लखनऊ से खबर। पुलिस मंथन 25 में यक्ष ऐप लॉन्च हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप का उद्घाटन किया है। एआई और बिग डेटा एनालिसिस से यह ऐप तैयार हुआ है। संवाददाता निकिता सरीन इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निकिता, क्या जानकारी है यक्ष ऐप को लेकर? देखिए, जिस तरीके से इस ऐप का आज इनॉग्रेशन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स इस ऐप में जिस तरीके से उसके यूसेज से बने हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस मंथन 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर बात की। गांव में तैनात जो चौकीदार हैं उनका किस तरीके से पुलिस बीट व्यवस्था से जोड़ा जाए, इन सब पे बात हुई। साथ ही साथ पराग, उन्होंने ये भी कहा है कि जो थाना प्रबंधन पुलिस सिस्टम है उसका बैकबोन है और इसे मजबूत करने के लिए जो आपसी कोऑर्डिनेशन है वो बेहद जरूरी है। साथ ही प्रदेश के जो सभी थाने हैं उस पर मेरिट के आधार पर जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी तैनाती की जाए, ताकि थाने पर पहुंचने वाले जो पीड़ित हैं उनको संवेदनशीलता के साथ तत्काल मदद मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के बुनियादी ढांचे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण से लेकर शहरी थानों में ऐसी व्यवस्था हो जिससे थाना पोस्ट को उस लुक में दिखे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिसिंग के लिए पुलिस विभाग के पास जो बजट है उसकी भी कमी नहीं है, अच्छा खासा बजट है। थानों से लेकर के ऑफिसर्स तक के जो ऑफिस है उनकी आधुनिक तकनीक से उन्हें लेस किया जाए। साथ ही पार्किंग थानों में जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको सुनिश्चित किया जाए, ताकि वहां पर जो भी फरियादी आते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। मुख्यमंत्री ने कमिश्नरेट भवन के जो निर्माण है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए और उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल दिशा में बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम चिन्ह हैं जिन पर बातचीत हुई। जो सेशंस थे वो हुए थे, लगभग 6 सेशंस में सारी बातें हुई। ऐप का लॉन्च हुआ तो बेहद बड़ा दिन कह सकते हैं पुलिस महकमे की ओर से। और साथ ही मुख्यमंत्री ने अच्छा खासा आज टाइम भी उन सबके बीच बिताया और जो भी सुझाव थे वो भी अधिकारियों के साथ साझा किए। पराग, बहुत शुक्रिया आपका निकिता, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हुआ है। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने की संभावना है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने का अनुमान है। 15,44,00,000 वोटर्स में से 1,25,00,000 बाहर शिफ्ट हुए हैं। 45,95,000 मृत हुए हैं। 23,32,000 डुप्लीकेट हैं। 2,89,00,000 के करीब वोटर्स के फॉर्म नहीं मिले हैं। अब कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है, ये निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कहा गया है। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश से काम पूरा हुआ है। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने का अनुमान जताया जा रहा है। 15,44,00,000 वोटर में से 1,25,00,000 बाहर शिफ्ट हो गए हैं। 45,95,000 मृत हैं। 23,32,000 डुप्लीकेट बने हुए थे जिनको काटा गया है। और बाकी कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिनके फॉर्म नहीं मिले हैं। तो अब उनको लेकर अभी सस्पेंस है। बाहर शिफ्ट हो गए हैं या मृत हो गए हैं, अभी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूपी में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी और अलग अलग आंकड़ा भी सामने आया है।
कितने लोग बाहर शिफ्ट हुए हैं या कितने लोग मृत हो गए हैं, कितने डुप्लीकेट बने हुए थे। नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। नरेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर? देखिए, अभी आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें करीब 23 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेट हैं। इन डुप्लीकेट वोटरों में ऐसे भी वोटर हैं जो कई जिलों में अपना वोटर लिस्ट बनवाए थे और उनका नाम था, और ये सारे लोग जो है उसमें पकड़े गए हैं, तो इनकी संख्या कम हुई। साथ ही 1.25 करोड़ के आसपास जो वोटर हैं ये मिसिंग पाए गए हैं, यानी कि बाहर शिफ्ट होना बताया गया है। इनके बारे में इनको नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस भेजे जाने के बाद जो प्रक्रिया होती है, अगर उसमें नोटिस इनके घर जाएगी, अगर इसमें से कोई बाहर होंगे तो उनको सूचना मिलेगी, तो वो इसमें से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। तो इसमें संभावना है कि कुछ लाख वोटर्स इसमें नोटिस जाने के बाद आज आ सकते हैं। वहीं करीब 46 लाख वोटर्स को मृत पाया गया है, यानी कि ये लिस्ट में लगातार बने रहते थे। और एक समस्या खड़ी होती थी कि जब इनका नाम नहीं है और ये मृत हैं, तो ऐसे में एक जो आंकड़ा होता था वो बड़ा होता था। लेकिन अब की बार एसआईआर का फायदा ये हुआ है कि करीब 46 लाख जो मृत वोटर लिस्ट में शामिल थे उनका नाम काट दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो 2.5 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा है इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, मिसिंग का, मृत का और डुप्लीकेट वोटर का, ये सामने आ चुका है। और 31 दिसंबर को फाइनल आंकड़े निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे, और उसके बाद जो मिसिंग हैं उनके यहाँ और जिनके फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत हुई है, आंकड़े गलत हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उन सारे लोगों को निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा और उनको सूचना दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात लखीमपुर खीरी से खबर की, जहां पर धर्मांतरण कार्यक्रम की सूचना पर हंगामा हो गया। दरअसल कथित रूप से ईसाई धर्मांतरण को लेकर यह कार्यक्रम को लेकर खबर हुई थी और मौके पर जब कुछ लोग पहुंचे तो उन्होंने हंगामा किया और कार्यक्रम को बंद कराया। मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों से पूछताछ की पुलिस ने। थाना मितौली इलाके के रन्नूपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लोगों ने हंगामा किया है सूचना पर। थाना मितौली इलाके के रन्नूपुर गांव का यह पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी से खबर है, धर्मांतरण कार्यक्रम की सूचना पर हंगामा हुआ है। कथित रूप से ईसाई धर्मांतरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। मौके पर कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया और जैसे ही सूचना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों से पूछताछ की है वहां पर पहुंचकर। थाना मितौली इलाके के रन्नूपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त धर्मांतरण कार्यक्रम की सूचना पर हंगामा हुआ। कथित रूप से ईसाई धर्मांतरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। मौके पर कुछ लोगों ने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस सूचना के बाद बाकी लोगों से वहां पर पुलिस ने पूछताछ की है। धर्मांतरण कार्यक्रम की सूचना पर हंगामा हुआ है। समृता, अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कार्यक्रम चल रहा था? ये क्या धर्मांतरण कराया जा रहा था? देखिए, पूरा मामला लखीमपुर खीरी के मितौली इलाके के रन्नूपुर गांव का है, जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। बताया जा रहा था कि कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पर सूचना पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और उन लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा था और इसी बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे। हंगामे के बाद जो सूचना पाकर पुलिस पहुंची और वहां से बताया जा रहा है कि 2 लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ की थी। और पूरे हंगामे के बाद में जिस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर के जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर धर्मांतरण का कोई जो है मामला वो नहीं है। अभी प्रशासनिक कोई बयान है वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से पूरी तस्वीरें सामने आई हैं वो देखने को मिली हैं। किस तरीके से वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। इसी हंगामे के बाद जो पुलिस है वह मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि एक दिन पहले का मामला है, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रशासनिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है। अब जो तरह तरह की चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। किस तरीके से वहां पे कार्यक्रम चल रहा था,
या फिर धर्मांतरण जो है वो कराया जा रहा था, क्योंकि इसमें प्रशासनिक बयान नहीं आया। लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग थे उनका कहना है कि यहाँ पर धर्मांतरण ही कराया जा रहा था कार्यक्रम के आड़ में। लेकिन अब जांच में क्या निकल कर आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से पुलिस का बयान सामने आया है, पुलिस का कहना है कि इसमें कोई धर्मांतरण का मामला नहीं है, लेकिन जब तक प्रशासनिक कोई बयान नहीं आ जाता है तब तक कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी थी। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे अब बात करेंगे हापुड़ से खबर की। अंडा खाने वाले सावधान हो जाएं। पुराने बाजार में खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। फूड विभाग ने अंडों की सैंपलिंग की और अंडों में खतरनाक एंटीबायोटिक मिलने की आशंका है। अंडों में नाइट्रोफोरान एंटीबायोटिक पाया जा रहा है, ये अधिकारी कह रहे हैं। और मुर्गियों को ज्यादा इंजेक्शन एंटीबायोटिक दाना देने से अंडों में इसकी मात्रा बढ़ रही है और ऐसे अंडे खाने से इंसानों में एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो सकती हैं। फार्म के अंडों को देसी बताकर बेचने का शक भी है। सैंपल लैब भेजे गए हैं। व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पुराने बाजार में खाद्य विभाग ने यह छापेमारी की है। फूड विभाग ने अंडों की सैंपलिंग करवाई है। अंडों में खतरनाक एंटीबायोटिक मिलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सैंपल्स को लैब भेज दिया गया है टेस्टिंग के लिए। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, अगर आप अंडा खाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पुराने बाजार में खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। नाइट्रोफोरन एंटीबायोटिक मिलने की इसमें संभावना है और ये इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि अभी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जो आशंका है फूड विभाग को, वो आशंका क्या आखिर बताती है, इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। संवाददाता संजय त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है छापेमारी को लेकर? जी, आपको बता दें कि हापुड़ के अंदर लगातार जितनी भी अंडों की दुकानें हैं उन पर छापेमारी चल रही है। फूड डिपार्टमेंट के द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। कल भी हमें सूचना मिली थी कि जो फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी आरपी गुप्ता करके नाम है उनका, वो वहां पर छापेमारी कर रहे थे, अंडों की सैंपलिंग ले रहे थे। जब इंडिया न्यूज पहुंची तो हमें पता चला कि अंडों के अंदर एंटीबायोटिक बन रहा है। एंटीबायोटिक जो है वो मुर्गियों को दिया जाता है, इंजेक्शनों के द्वारा दिया जाता है, मुर्गियों को चारे के द्वारा दिया जाता है। जब वो एंटीबायोटिक मुर्गियों को ज्यादा लिमिट से ज्यादा दे दिया जाता है तो वो मुर्गियों के अंडे में एंटीबायोटिक बनना शुरू हो जाता है। और इससे अगर बात करें तो जैसे जैसे मुर्गियां उस एंटीबायोटिक को खाती हैं वही असर अंडों के अंदर आता है। जब व्यक्ति उस अंडे को खाएगा और खाने के बाद में वो एंटीबायोटिक उस व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, जो व्यक्ति उस अंडों को खा रहा है। उसके बाद अगर उसको कोई बीमारी होती है या कुछ होता है तो डॉक्टर अगर उसको एंटीबायोटिक दवाई देता है तो उसको कोई भी आराम नहीं मिल पाने का। इस तरीके का एंटीबायोटिक जो है अंडों के अंदर, हापुड़ के जो अंडे हैं उनके अंदर पाया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो कल सैंपलिंग की गई थी और सैंपलिंग करने के साथ ही जैसे ही हापुड़ के अंदर सैंपलिंग शुरू हुई तो अंडे व्यापारियों में एक अफरा तफरी सी देखने को मिली। अगर बात करें तो इस तरीके का अंडों के अंदर एंटीबायोटिक तो जो है एंटीबायोटिक फोरान करके एंटीबायोटिक है वो बन रहा है। और अगर बात की जाए जो देसी अंडे हैं, देसी अंडों को भी कलर करके देसी मुर्गी का अंडा बताया जाता है, उसको भी केमिकल के द्वारा और चाय की पत्ती में डालने के बाद में इस तरीके से कलर करके मार्केट में बेचा जा रहा है और बताया ये जाता है कि ये देसी अंडा है। इस तरीके की जो अंडों में धांधलेबाजी चल रही है, अब तक की अगर बात करें तो जो मिलावट चलती थी वो खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरीके की चलती थी, लेकिन वो प्रकृति से भी छेड़छाड़ इस समय शुरू हो गई है। जो अंडा मुर्गी से निकलता है और मुर्गी के अंडे को भी अब एंटीबायोटिक, भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक हम अगर अंडा खाएंगे बॉडी में एंटीबायोटिक पहुंचेगा, उसके बाद में अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देगा तो एंटीबायोटिक की डोज जो है अधिक हो जाएगी। उसके कारण पहले से ही बॉडी में एंटीबायोटिक की डोज अधिक रहेगी और उसके बाद जो डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा तो वो असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। और ऐसे में अब मिलावटखोरों ने लिमिट क्रॉस कर दी है। अगर बात करें पहले आटे के अंदर मिलावट होती थी, घी के। चलिए, शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे वाराणसी से खबर की, जहां पर नए साल से पहले काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। महाकुंभ के बाद फिर वाराणसी में भक्तों का रेला है। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन, वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक। भक्तों और सैलानियों के लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है।
3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक लगा दी गई है। भक्तों और सैलानियों के लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। महाकुंभ के बाद फिर से वाराणसी में भक्तों का रेला नजर आ रहा है और इसको देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। चेतावनी प्रशासन ने भक्तों और सैलानियों के लिए जारी की है। नए साल से पहले काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। तीन जनवरी तक स्पर्श दर्शन वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक है और भक्तों और सैलानियों के लिए प्रशासन की तरफ से चेतावनी को जारी किया गया है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ संवाददाता वाराणसी से इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है काशी में। ये बिल्कुल पराग, देखिए जिस तरीके से 9 वर्ष के पहले और माघ मेले शुरू होने के पहले इसमें काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आपको दिखाने भी चाहेंगे, एक बार तस्वीर में देखिए, गदौलिया चौराहे पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पे भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं। अगर हम बात करें तो महाकुंभ के बाद एक बार फिर से काशी में लाखों की संख्या में देश ही नहीं विदेश से तमाम जो भक्त हैं वो पहुंचे और कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। गंगा घाटों पे वो जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए, नौका विहार करने के लिए। तो जो मार्ग जा रहा है वो सीधे गंगा घाट की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। और ये तो सीधा मार्ग जाएगा बाबा विश्वनाथ के धाम में जाएगा। तो पूरे अगर हम बात करें तो बनारस के तमाम जो होटल्स हैं चाहे लॉज हैं पूरे पैक हैं, यानी कि पूरे फुल हैं और भारी संख्या में जो आमद हो रही है, यानी कि जो आगमन हो रहा है सैलानियों का, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जिज्ञासा है, वो उनका एक सोच है कि चले बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन पूजन करें और छुट्टियों का जो है जमकर वो आनंद भी ले रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन पे काशी में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के बाबत बात करें तो देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा तमाम जो सिविल पुलिस के जवान हैं वो हैं। लाउड हेलर के माध्यम से भी लोगों को अपील की जा रही है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल करना भी प्रशासन के लिए चुनौती बन रही है। उसको देखते हुए इस तरीके के तमाम जो प्रबंध किए गए हैं, जैसा मैंने बताया कि गदौलिया चौराहे के पूरा आप देख सकते हैं पूरा एकदम छावनी। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात अलीगढ़ से खबर की, जहां पर पाकिस्तानी प्रेमिका के इश्क में पार की सरहद, दुश्मन देश की जेल में रहा 1 साल और अब लौटेगा अलीगढ़। पाकिस्तान में जेल से रिहा हुआ है अलीगढ़ का बादल बाबू। भारतीय एजेंट होने के शक में पाक खुफिया ने पूछताछ की। पाक अदालत ने 1 साल की कैद सुनाई, अब जेल से रिहा किया गया है। जेल से रिहाई के बाद डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। बादल बाबू को औपचारिकता पूरी होने पर डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। फेसबुक पर पाकिस्तानी लड़की से पहली बार मुलाकात हुई। सितंबर 2024 को पाकिस्तान ये प्रेमी बादल चला गया था। तो अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तानी प्रेमिका के इश्क में सरहद पार की युवक ने और अब वापस ये लौटेगा। प्रमोद कुमार जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अलीगढ़ से। प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, ये बादल बाबू नाम का एक युवक है जिसकी उम्र 24 वर्ष है। ये सितंबर 2024 में अलीगढ़ से अपनी प्रेमिका सना रानी से मिलने के लिए बिना वीजा बिना किसी आवेदन के सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था।
और देखिए सना रानी के घर पर 2 दिन रहा, 2 दिन बाद उसके घर वालों ने इसे निकाल दिया, फिर वहीं ये नौकरी करने लग गया, बकरी चराता था। ऐसे में देखिए इसकी जो आवाज थी, बोली थी, उस बोली को देखकर लोगों को शक हुआ और तत्काल इसकी जानकारी पाकिस्तान पुलिस को लोगों द्वारा दी गई। पाकिस्तान पुलिस ने इससे तमाम पूछताछ की, जानकारी जुटाई, इसी के चलते इस पर कोई फर्जी दस्तावेज नहीं था और इसे पाकिस्तान की जेल भेज दिया। इस मामले में न्यायालय ने देखिए 1 वर्ष की सजा सुनाई थी और सजा सुनाने के बाद अब इसे बरी कर दिया, यानी 2025 में से अब आकर बरी कर दिया है। तो ऐसे में देखिए बड़ी खबर है, फिलहाल ये पाकिस्तान में है और जो इसके परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, पूरे गांव में खुशी है, क्योंकि अब देखिए इसे वापस इंडिया बुलाने के लिए ये लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान गया था, इंडिया कब तक वापस आएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रमुख, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।